दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि राशि का भुगतान 10 दिन के अंदर किया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 20 दिसंबर 2022 को मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार करने के मामले में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। बता दें कि उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। वहीं इस नोटिस के जारी होने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार छटपटा गई। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने बैठे तो वही अराजक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालातों को देखते हुए गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र शेखावत सहित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले भी बुधवार को अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत के जरिए जोशीमठ के हालात जाने थे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह जोशीमठ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह ने गुरुवार को जोशीमठ संकट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जोशीमठ में हो रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी साझा की गई। इसके अलावा आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं भूधनसाब के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों से मिलने और उन्हें भरोसा दिलाने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। धामी ने बृहस्पतिवार को नरसिंह मंदिर पहुंचकर पूजा भी की। सीएम धामी ने ट्विटर पर लिखा कि आज नरसिंह मंदिर जोशीमठ में पूजा अर्चना करने के पश्चात गौ माता का पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल जोशीमठ की सुरक्षा की कामना की। और क्या इधर उठाओ, बस इधर सब का शोर उठाओ, बोलो इधर से हमें शिफ्ट करो। कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में गुरुवार को आए बर्फीले तूफान की वजह से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत हो गई, जबकि 2 श्रमिक लापता बताए जा रहे हैं। बर्फीले तूफान के बाद सुरक्षा बलों की ओर से राहत बचाव कार्य चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने मजदूर के शव को बरामद कर लिया है। दरअसल ये हिमस्खलन सोनमर्ग के जोजिला पास से सटे बालटाल में आया। अधिकारियों के मुताबिक आज सुबह सोनमर्ग में 2 एवलॉन्च आए हैं। पहला एवलॉन्च सरबल में लुढ़का था तो वहीं दूसरा सोनमर्ग के त्रिशंकु क्षेत्र में आया था। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि गांदरबल जिले में हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी मेगा टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट में काम करने वाला मजदूर इलाके में हुए हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद मलबे में दब गया था। हालांकि सूचना के बाद पुलिस, सेना, एसडीआरएफ, बीकन और सुरंग परियोजना टीम ने बचाव अभियान चलाया था। वहीं दूसरे अधिकारी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। कल से एक्ट्रेस की सीक्रेट वेडिंग सुर्खियों में है। हाल ही में राखी सावंत की कोर्ट मैरिज की वीडियो और न्यू वेड्स कपल की वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि राखी सावंत ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिनसे इस खबर को हवा मिल गई है।
वीडियो में राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली है, लेकिन देखा गया कि अब तक आदिल खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राखी संग शादी से रिलेटेड एक भी पोस्ट अपलोड नहीं किया। फैंस के बीच कंफ्यूजन अभी भी जारी है। इस बीच राखी सावंत ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें राखी की लॉयर ने असली सच के बारे में बताया। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करके इस खबर को कंफर्म तो कर दिया, लेकिन लॉयर के अनुसार ये समझ आया कि राखी सावंत और आदिल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ कारणों की वजह से दोनों ने शादी की थी और अब अचानक से ये पब्लिक के सामने उन्हें लाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों को भाई कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक चुनौतियों का निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन उन चुनौतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। Most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role of or our voice. Excellencies, India has always shared its development experience with our brothers of the global south. पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत इस साल G20 अध्यक्षता कर रहा है और हमारा उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाना है। इसीलिए भारत ने G20 के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का विषय चुना है। As India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global south. For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future. This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development. People of Global South should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. गौरतलब है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, उज्बेकिस्तान, गुयाना, थाईलैंड, मंगोलिया के लीडर्स शामिल हुए थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए सक्षम, शक्तिशाली और तैयार है। In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम समझौता फरवरी 2021 में हुआ था, सब ठीक चल रहा है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान जनरल मनोज पांडे ने साफ किया, आतंकी और घुसपैठियों नहीं बचेंगे। कई ऐसे केसेस या इंस्टांसेस हमने देखे हैं जिसमें कि उन्होंने ड्रोन के जरिए वेपन्स, एमुनिशन या फिर एक्सप्लोजिव को भी ड्रॉप करने की कोशिश की है।
पर इसमें भी सेना और क्योंकि आईबी इलाके में ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है, दोनों ने मिलकर कई इस तरह की कोशिशों को भी नाकाम किया है। और इस संदर्भ में खासकर हमने ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स कुछ मात्रा में शुरू में प्रोक्योर किए हैं। वहीं एलएसी पर स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और चीन मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक दोनों स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी में जल्द ही महिला अधिकारियों को कमीशन दिया जा सकता है। We must do, and this proposal has been forwarded to the government, and we hope that this will be accepted. The gender empowerment, especially in terms of the women in the armed forces or women in the army, has again been a focus area, I think, where we have Bell icon. Never miss an update.